एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लास्ट वीडियोज में हम लोगों ने डिटेक्शन किया कि वेदर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट और नॉट। अब हम लोग चलते हैं एस्टिमेशन में कि अगर नाइट्रोजन है तो कितना नाइट्रोजन है। तो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो प्रोसेस पढ़ते हैं। वन इज जिल्डाल प्रोसेस, जिल्डाल मेथड, एंड अनदर इज ड्यूमाज प्रोसेस, ड्यूमाज। अभी तक जितने क्वेश्चन आया है ना, जिल्डाल से ज्यादा आए हैं, तो थोड़ा सा जिल्डाल प्रोसेस को हम लोग डील कर लेते हैं। क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग अमोनियम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहते हैं ना, वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, अगर इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे एंड द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विल कन्वर्ट इनटू अमोनियम सल्फेट। ये अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। कितना अमोनियम सल्फेट बनेगा हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कितना नाइट्रोजन वहां पे प्रेजेंट है। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वी डोंट नो कि कितना वहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो हमें इसका आइडिया नहीं रहता है कि कितना H2SO4 हम लोग डालना है। तो जब भी हमें ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें नहीं पता कितना है, तो हम लोग जनरली रिएजेंट को एक्सेस अमाउंट में डाल देते हैं, एक्सेस अमाउंट में डालते हैं। जैसे कि हमें आइडिया नहीं है कि पार्टीज में कितने लोग आएंगे, बट एक मोटा आइडिया रहता है कि शायद 50-100 आएगा तो 150 लोगों का खाना बनाओ, फिर जो बचेगा उसको देखा जाएगा। तो यहाँ पर भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग लैब सॉल्यूशन बनाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो टेस्ट ट्यूब में 5 ml 10 ml ऐसे ही लेंगे। अब ऐसा नहीं कि पूरे टेस्ट ट्यूब को भर दो तो मामला खत्म हो जाएगा, फिर रिएजेंट डालेंगे किधर से। तो जनरली क्या करते हैं, तो जो सैंपल लेते हैं ना, हमेशा बहुत कम लिया जाता है, 5 ml 10 ml। अब अगर ये 5 से 10 ml है तो वहां पर H2SO4 कितना खर्चा होगा H2SO4 का, 5 ml 10 ml 20 ml, तो हम लोग उसको 30-40 ml डाल देंगे, एक्सेस डाल देंगे, यहाँ तक एक्सेस डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जितना नाइट्रोजन होगा, ऑल द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म्स ऑफ अमोनियम सल्फेट। नाउ हाउ मच H2SO4 हैज बीन रियली कंज्यूम्ड, कितना H2SO4 कंज्यूम्ड हुआ, दैट विल प्रोवाइड अस द आइडिया दैट हाउ मच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाउ मच H2SO4 हैज बीन कंज्यूम्ड, दैट इज नॉट क्लियर हियर। यहाँ पर वो क्लियर नहीं है। कितना डालें वो क्लियर है कि हम 30 ml डाल रहे हैं, 50 ml डाल रहे हैं, वो हमें क्लियर है। फिर क्या होगा कि जितना इसको कंज्यूम करना होगा करेगा, और कुछ H2SO4 बचे हुए रहेंगे। तो व्हाट एवर बी द अमाउंट ऑफ H2SO4 दैट विल बी लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो बचे हुए रहेंगे तो उसको हम लोग फिर से बैक टाइट्रेशन करेंगे, NaOH डाल के उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमें उस H2SO4 को कंज्यूम कराने के लिए जो रेस्ट बचा हुआ था, तो कितना NaOH हम लोगों ने डाला, कितना NaOH हम लोगों ने डाला। तो अगर पता चला कि पहले हम लोग H2SO4 डाले थे 4 मिलीमोल, सपोज 4 मिलीमोल डाले थे, तो 4 मिलीमोल डालने के बाद फिर यहाँ पर NaOH दोबारा खर्चा हो गया 4 मिलीमोल। तो 4 मिलीमोल NaOH खर्चा होने का मतलब है कि H2SO4 2 मिलीमोल पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर कितना कंज्यूम हुआ था, 2 मिलीमोल। तो अगर यहाँ पर 2 मिलीमोल कंज्यूम हो गया था तो ये कितना बना होगा, 2 मिलीमोल। और अगर ये 2 मिलीमोल बना होगा तो अमोनियम आयन कितना बना होगा, 4 मिलीमोल। अब उस 4 मिलीमोल से नाइट्रोजन का पता चल सकता है। जस्ट लाइक मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग क्या किए, 20 ml ऑफ M/2 H2SO4 सॉल्यूशन हम लोग डाल दिए, जो कि एक्सेस में था। एक्सेस में इतना हम लोग डाले थे। इसके बाद क्या किए, जो भी हमारा सैंपल था उस सैंपल में हम लोगों ने M/4 NaOH सॉल्यूशन से इसको टाइट्रेट किए। जब M/4 NaOH से इसको टाइट्रेट किए तो फॉर द कंप्लीट टाइट्रेशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन, जब तक न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो गया तो फॉर दैट टाइम टू बिंग ये खर्चा हो गया दोबारा हमारा 20 ml NaOH खर्चा हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन चलेगा कि सिंस हम लोग NaOH के केस में कितना खर्चा कर दिए, M/4 कितना 20 ml, दैट मीन्स हम लोगों ने कितना कंज्यूम करा दिया, 5 मिलीमोल। अगर NaOH 5 मिलीमोल कंज्यूम हुआ होगा तो H2SO4 कितना हुआ होगा, 2.5 मिलीमोल। तो therefore H2SO4 left unreacted, जो H2SO4 रिएक्शन किया ही नहीं,
amount of H2SO4 left unreacted, it is 2.5 मिलीमोल। Why? क्योंकि एक मोल H2SO4 को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल NaOH का रिक्वायरमेंट होता है। मैं यहाँ पर मिलीमोल से चल रहा हूँ, बहुत सारे लोग मिली इक्विवेलेंट से भी चलता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वैसे भी चल सकते हो आप लोग। तो 2.5 मोल हमारा खर्चा हो गया। नाउ यू से दैट इनिशियली हाउ मच H2SO4 हैज बीन यूज्ड एडेड, इनिशियली हाउ मच H2SO4 हैज बीन एडेड, इनिशियली कितना H2SO4 हमने यूज किया था? इनिशियली हमने यूज किया 20 ml ऑफ m/2, दैट मीन्स 10 मिलीमोल्स। तो 10 मिलीमोल्स हम लोग ऐड किए थे, खर्चा कितना हुआ? लेफ्ट कितना हो गया? 2.5। 10 मिलीमोल डालने के बाद 2.5 लेफ्ट है, तो हाउ मच H2SO4 हैज बीन कंज्यूम्ड? देयरफॉर H2SO4 दैट हैज बीन कंज्यूम्ड, कितना H2SO4 कंज्यूम्ड हुआ? इट इज 10 minus 2.5, दैट मीन्स 7.5 मिलीमोल्स। नाउ इस ईयर कि हमारा जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में H2SO4 डाले तो ऑल द नाइट्रोजन प्रेजेंट हियर कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट, तो ये हमारा कितना कंज्यूम हुआ था? 7.5। तो अगर ये 7.5 कंज्यूम्ड हुआ होगा तो ये भी कितना बना होगा? 7.5 मिलीमोल्स। तो देयरफॉर अमोनियम आयंस कितने बने होंगे? अमोनियम आयंस विल बी जस्ट डबल ऑफ दिस, क्योंकि NH4 2 है तो इट विल बी 15 मिलीमोल। अगर ये 15 मिलीमोल बना होगा तो नाइट्रोजन भी कितना होगा? 15 मिलीमोल। नाइट्रोजन, ओनली नाइट्रोजन विल बी ऑल्सो 15 मिलीमोल्स। 15 मिलीमोल्स मीन 15 मल्टीप्लाई 14 कितना हो जाएगा? 210 मिलीग्राम। 210 मिलीग्राम, दैट मीन्स एक बात का पता चल गया कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में 210 मिलीग्राम नाइट्रोजन वाज प्रेजेंट। 210 milligram nitrogen was present, so what is the percentage of the nitrogen that is present in the organic compound? तो पता कर लेंगे। Therefore percentage of nitrogen 210 है out of total weight of organic compound multiply 100%, that is Gildan process। But you know कि there is some demerits in Gildan process, it is associated with some demerits, because in case of some compound when H2SO4 is added, then nitrogen does not convert into ammonium sulfate. So on that case where the nitrogen is not getting converted into ammonium sulfate, in that case Gildan process will not be used to to estimate the amount of nitrogen in organic compound. And you know what are the demerits? What are the compounds where the Gildan process failures? It is the compound containing nitro groups, containing NO2 groups. If nitrogen is present in forms of NO2 group, then in that case Gildan process will not be used to estimate the presence of nitrogen, because in such condition nitrogen will not be extracted in the forms of ammonium sulfate after the addition of H2SO4. The compound containing azo groups, you know na, azo groups, the compounds containing azo group, वहां पर नाइट्रोजन अलग नहीं होगा, एंड द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन रिंग जस्ट लाइक इन दिस कंपाउंड pyridine, यहाँ पर नाइट्रोजन है बट इट इज प्रेजेंट इन रिंग, देयरफॉर दिस नाइट्रोजन विल नॉट बी एक्सट्रैक्टेड in forms of ammonium sulfate. In case of these three compounds, Gildan process generally is not used for the estimation of nitrogen, but once Lysine test will be used, because Lysine test carried out to detect the presence of nitrogen, whether the nitrogen is present or not. And in that process what we actually do, we form sodium extract, and during the formation of sodium extract nitrogen converts into cyanide ion. So in the nitrogen present in all types of compound will convert into cyanide ion during Lysine test, and that test is used, carried out to detect the presence of nitrogen, not to estimate the presence of, not to estimate the nitrogen present in organic compound. उस केस में Gildan यूज करते हैं, बट ये तीन प्रोसेस में Gildan हम यूज नहीं करते हैं। और इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि in which of the following compounds Gildan process will not be used, और इस पर तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारा वेट दिया हुआ है, ये पता है कि कितना H2SO4 हम लोग डाले हैं, कितना नाइट्रोजन है, इस न्यूमेरिकल में तो बहुत सारा प्रोसेस आया हुआ है। तो अभी चले आगे, ये तीनों हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो हाउ द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स विल बी कैलकुलेटेड, तो फॉर दिस द ड्यूमाज प्रोसेस इज यूज्ड। बट यू नो ड्यूमाज प्रोसेस में क्या होता है कि ड्यूमाज प्रोसेस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर,
ड्यूमाज प्रोसेस इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, नॉट ओनली केस ऑफ दी, ये जो 3 कंपाउंड है एप्लीकेबल एवरीवेयर, ये हर जगह लगता है। तो ना विल से कि तब हम जेल्डल प्रोसेस यूज ही क्यों ना करें, बिकॉज यू नो जेल्डल प्रोसेस इज वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी टू कैरी दैट एक्सपेरिमेंट, इट्स वेरी इजी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का यूज नहीं होता है, बट ये इट्स नॉट सो इजी, बहुत ज्यादा इजी नहीं है, एग्जाम के लिए इजी है, बट वो हमारा क्या होता है ना कि जब लैब में हम इसको कैरी आउट कर रहे हैं तब वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं।